हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का बेटा एक और लेक्चर में। और आज हम करने वाले हैं मोस्ट ही डिफिकल्ट बढ़िया सा चैप्टर, दैट इज रे ऑप्टिक्स। एंड रे ऑप्टिक्स के एम्स के जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं बेटा, एकदम बढ़िया सवाल है, एकदम अच्छे सवाल है। ठीक है, तो जरूर से करके जाना इस वीडियो को। एंड इसके अंदर हम लोग असोसिएशन रीजन भी करने वाले हैं जो एम्स के अंदर आए हुए हैं। तो असोसिएशन रीजन आपके भी आने वाले ही हैं, और हाई चांसेस है कि आपसे जो एम्स में कभी असोसिएशन रीजन आए थे उसी का ही मॉडिफिकेशन या एग्जैक्ट सेम वही आपके नीट में भी आ जाए, क्योंकि जो बेटा असोसिएशन रीजन का पैटर्न है वो एम्स से उठाया गया है। क्लियर है भाई? तो चलिए बच्चों, बिना वक्त जाया करे शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, क्योंकि मुझे पता है बेटा आपके पास समय बहुत ही कम है। ठीक है, एंड कुछ कुछ ही दिन बचे हैं बस आपके मेहनत के फल को देखने के लिए, कि साल भर आपने कितनी मस्ती करी है, कितनी मेहनत करी है, कितनी रातें जो आप सोए नहीं हैं, उनका परिणाम, उनका फल अब आपको दिखने जा रहा है, मेहनत दिखने जा रही है। सो बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। आई प्रे टू द गॉड कि आप सभी को, आप जो भी मेहनत करी है, जैसी मेहनत करी है, उसका रिजल्ट मिले आपको। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं। A combination of two thin lenses with focal length f1 and f2। तो बेटा किसका सवाल हो गया? ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का सवाल हो गया सीधा सीधा। टॉपिक्स भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई आपको ये पता चलता रहे कि भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे सवाल पूछा जाता है जनरली, इसलिए आपको जरूरी है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। A combination of two thin lenses with focal length f1 and f2 respectively forms the image of distant object। distant object का मतलब होता है कि बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इंफिनिटी पर है। At distance 60 सेंटीमीटर when lenses are in contact। जब लेंस कांटेक्ट में है तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो कि इंफिनिटी पर है उसकी इमेज बना रहा है, वो कितने पर? 60 सेंटीमीटर पर। बेटा अगर इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर। तो डायरेक्टली आपने उसने आपको क्या बता दिया कि भाई उसकी फोकल लेंथ है कितनी। ठीक है, उस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी है। द पोजिशन ऑफ दिस इमेज शिफ्ट्स बाई 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन। ये जो पोजीशन है इमेज की वो 30 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाती है, बाई 30 सेंटीमीटर, यानी कि इतने से शिफ्ट करी किधर की तरफ? टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन व्हेन टू लेंसेज आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। जब उनके बीच का सेपरेशन आपने 10 सेंटीमीटर कर दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ f1 एंड f2 आर। तो भाई बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इसके अंदर दोनों इसने कॉम्बिनेशन करवा लिया हमसे, कॉन्टैक्ट वाला भी और गैप वाला भी। तो केस वन की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई केस वन के अंदर आपसे कह रहा है कि भाई दो लेंसेस दो लेंसेस अब कैसे हैं नहीं पता। ठीक है, मेरे को नहीं पता कि दोनों लेंसेस कैसे हैं। दोनों भाई कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं, दोनों कॉनकेव भी हो सकते हैं, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। सो मैं अभी बस ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे ही बना देता हूँ। तो लेट्स से मैं कुछ नहीं बनाना, डायग्राम बना ही नहीं रहा, क्योंकि मुझको लेंस पता ही नहीं है। मेरे को नहीं पता कि लेंस कैसे है, तो मैं डायग्राम भी नहीं बना रहा। बस मुझे ये पता है कि अगर f1 f2 दो लेंसेज अगर कांटेक्ट में है तो उनकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होती है? 1 अपॉन f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। नाउ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था, तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? इंफिनिटी पर, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। और इमेज बन कहाँ पर रही है बेटा? 60 सेंटीमीटर पर। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली ये कह पाऊंगा कि भाई जो इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो किसके बराबर होगी? v के, यानी कि 60 सेंटीमीटर के। तो इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा 1/60, दिस इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये अपने पास पहली इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन के लिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं, लेट्स से अगर हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं कि जब उनके बीच में सेपरेशन आ गया, दो लेंसेज आर सेपरेटेड बाई 10 सेंटीमीटर, तो उस केस में बेटा जो फोकल लेंथ हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस d f1 f2। लेकिन 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 की वैल्यू तो अपने को पता है ना, कितनी है? 1/60। एंड ये जो है वो कितने से शिफ्ट कर जाता है बेटा? 30 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर जाता है। कितने शिफ्ट कर जाता है? 30 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर जाता है। तो इसका मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ही है, यानी कि ऑब्जेक्ट अभी भी इंफिनिटी पर है, उसकी इमेज कितने पर बन रही है? 30 सेंटीमीटर पर। तो यानी कि एफ इक्विवेलेंट किसके बराबर? वी के, यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से 1/30। 1 अपॉन f1 प्लस 1/f2 की वैल्यू अपने पास कितनी है? 1/60। तो ये हो जाएगा 1/60 माइनस d की वैल्यू कितनी है बेटा? 10। और यहाँ पर आ जाएगा f1 f2। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे 1/30 माइनस 1/60, दिस इज माइनस 10
F1 F2, एलसीएम लेंगे कितना आएगा बेटा 60 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 1/60 माइनस 10 F1 F2। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा मिल जाएगा कि F1 F2 कितना आ रहा है बेटा -600। तो भाई अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं अब बुद्धि लगाऊंगा अपनी। अब बुद्धि क्या कहती है कि भाई प्रोडक्ट जो है वो कितना आना चाहिए, -600 आना चाहिए। दोनों फोकल लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, -600 आना चाहिए। 60 इंटू 30 -1800, -30 इंटू -20 -600, -20 इंटू 15 -300, 15 इंटू 20 ये भी कितना बेटा -300। तो भाई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, तो अपना ऑप्शन बी जो है वो बेटा क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। क्लियर है भाई, आसान एकदम, आ गया मजा। तो बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन था कि जिसमें आपने दोनों सवाल देख लिए कि भाई अगर कांटेक्ट में होगा तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, अगर आपका डिस्टेंस होगा उनके बीच में तो आप कैसे निकालोगे। अगर आप कहोगे सर फर्दर इसको अगर लेट से कि अगर दो ऑप्शन में मैच कर जाता तो क्या सॉल्व करते फिर, तो फिर बेटा सिंपल मैथ्स थी इसके बाद सिंपल मैथ्स थी। अपने को पहली इक्वेशन से पता है 1/60 इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ से अपन लिखते हैं कि 1/60 इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे F1 F2 तो यहाँ आ जाएगा F1 प्लस F2, F2 प्लस F1। F1 F2 की वैल्यू अपने को पता थी, F1 F2 की वैल्यू अपने को पता थी, प्रोडक्ट की कितनी है -600। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये -10 आ जाएगा। तो यानी कि F1 प्लस F2 शुड बी -10, F1 प्लस F2 शुड बी -10, और F1 F2 आपके पास आ ही गया है, कितना है -600। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो कि इन दोनों का सम जो है बेटा कितना आ रहा है, -10 आ रहा है। 20 माइनस 30 कितना आता है, -10, और -10 ही अपने को चाहिए था। क्लियर है भाई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंस का एक सवाल शॉर्ट शॉर्ट आने की गारंटी है, एक सवाल लेंस से आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। एंड हाई चांसेस है इस बार वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से आएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि दिस इज योर FYQ, दैट इज फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 2, a thin lens made of glass of refractive index, this has a front surface of 11D power, यानी कि आपको पावर दे रखी है, and back surface as -6D। If this lens is submerged in a liquid of refractive index 1.6, the resulting power of the lens is, तो resulting power कितनी होगी। तो बेटा ये किसका सवाल हो गया, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ, मैं इसको कहूंगा कि भाई मिक्स क्वेश्चन है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट भी लगेगा इसके अंदर, और आई वुड से कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी लगेगा इसके अंदर। इसके अंदर लगेगा आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला एंड पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, ये टॉपिक है भाई इसका। चलिए अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। एक थिन लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, फ्रंट सरफेस की पावर इतनी है और बैक सरफेस की इतनी है। तो भाई सीधा सीधा सा हम बता सकते हैं कि इसकी जो पावर होगी, इसकी जो पावर है, ठीक है, इसकी जो पावर है वो कितनी है बेटा, दैट इज 11 माइनस 5, 11 माइनस 6, 11 माइनस 6, दैट इज 5 डायप्टर। तो 5 डायप्टर पावर है इसकी, ठीक है। कब मान लेते हैं, एयर के अंदर, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ है तो मतलब मान के चलोगे एयर के अंदर है, तो इस एयर को हम लोग लिख देते हैं PA, PA लिख देते हैं बेटा, ठीक है। नाउ if this lens is submerged in a liquid of refractive index 1.5, अब आपने इसी लेंस को क्या कर दिया, डिप कर दिया। मतलब मानो कि आपके पास एक लेंस था, एक लेंस था आपके पास इस तरीके से, कुछ ऐसा सा लेंस मान लो आपके पास होगा, ठीक है। पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर दोनों एक साथ है, तो यानी कि कुछ ऐसा सा होना चाहिए अपने पास। नाउ जब इसकी पावर देखी तो कितनी आ रही है, 5 डायप्टर। फिर आपने क्या करा, इसको उठाया और एक पानी के अंदर ऐसे कर, लिक्विड के अंदर क्या कर दिया, डिप कर दिया। आपने इसको ऐसे क्या करा, एक लिक्विड के अंदर डिप कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब इस केस में कह रहा है कि पावर कितनी होगी, तो बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से देखो। हमें पावर लिक्विड में निकालनी है, और पावर होती है क्या, 1/f, और 1/f किसमें, लिक्विड में। और 1/f किसके बराबर होता है, ये हो जाता है बेटा म्यू अपॉन में म्यू मीडियम, जो भी हमारा मीडियम या लिक्विड आप कहो उसको, ठीक है, -1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। एंड ऐसे ही अगर मैं एयर में लिखूंगा तो एयर के अंदर क्या हो जाएगा, 1/fa, दिस इज इक्वल टू म्यू
अब एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाता है, तो यानी क्या बचता है सिर्फ अपने पास म्यू। म्यू यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा कितना, दैट इज म्यू माइनस 1 माइनस 1/r2। ठीक है, एंड अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं बेटा, इन दोनों का रेशियो ले लूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, पी लेंस पी लिक्विड में अपॉन अपॉन पी एयर में, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। म्यू ग्लास का कितना है, दिस इज म्यू ग्लास, तो ये हो जाएगा कितना, 1.5 अपॉन 1.6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 1। कह रहे भाई, तो यहाँ से बस सॉल्व कर लो, आपको लेंस की पावर मिल जाएगी। सो पीएल कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा कितना, 1.5 अपॉन 1.6 माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.1 अपॉन 1.6 माइनस का 0.1 अपॉन में 1.6 इनटू में पीए जब उधर जाएगा तो पावर ऑफ लेंस कितनी है अपने पास, दैट इज 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस 1 कितना होता है बेटा 0.5। ठीक है, दिस इज 0.5। तो यहाँ से 0.15 और 0.5 ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 1/1.6, तो अपने को 1/1.6 वैसे भी याद रहता है, क्योंकि चार्ज भी हमें पता है कि भाई 1 कूलम चार्ज के लिए कितना चाहिए होता है, तो 0.625 आता है ये, और ये कैसा आ रहा है बेटा, नेगेटिव का आ रहा है। कैसा आ रहा है, नेगेटिव का। तो माइनस 0.625 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव पावर का मतलब ये डाइवर्जिंग हो जाएगा, पहले कैसा था, कन्वर्जिंग, पहले कैसा था, कन्वर्जिंग, और अब कैसा हो जाएगा बेटा, डाइवर्जिंग। क्लियर है, यानी कि नेचर चेंज हो जाता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट भी आता है कि अगर ग्लास जिसका बना हुआ है लेंस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाए किससे, उसकी सराउंडिंग मीडियम से, तो उसका नेचर जो है वो क्या हो जाता है, उलट जाता है, पलट जाता है। कन्वर्जिंग था तो डाइवर्जिंग हो जाएगा, डाइवर्जिंग है तो कन्वर्जिंग हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगला सवाल, ये आ गया बेटा आप सवाल किससे, प्रिज्म से, और आई वुड से कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म से। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। A thin prism P1 of angle 4 degree and refractive index 1.54 degree is combined with another thin prism P2 of refractive index 1.72 to produce dispersion without deviation। डिस्पर्जन हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है। भाई प्रिज्म के दो ही काम होते हैं, डिस्पर्जन प्रोड्यूस करना या डेविएशन प्रोड्यूस करना। अब हम चाह रहे हैं कि डिस्पर्जन ना हो लेकिन डेविएशन ना हो, तो बताइए कि एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ P2 कितना होगा। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं बेटा, तो कुछ कुछ ऐसा सा होता है कि आपके पास एक ऐसा प्रिज्म होगा और एक आप दूसरा प्रिज्म जो है ऐसा उल्टा लगा दो उसके साथ, है ना, ऐसा, इस तरीके से। अब इसका एंगल मान लेते हैं कितना है ए, तो इसका मान लेते हो कितना है ए डैश। अब कोई लाइट यहाँ से आई, अब वो डाइवर्स करेगी, स्प्लिट करेगी, अब स्प्लिट करने के बाद इसके अंदर गई, फिर यहाँ पे वापस से स्प्लिट करेगी, डाइवर्स करेगी, एंड कुछ कुछ इस तरीके से निकल जाएगी, है ना, ऐसे करके। तो कुछ कुछ यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे डिपेंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कैसा है ना, उसके हिसाब से कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब डिस्पर्जन भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, डेविएशन भी आ रहा होगा, तो हमसे कह रहा है कि भाई डिस्पर्जन आना चाहिए लेकिन डेविएशन नहीं आना चाहिए, तो बेटा डेविएशन होता है इस वाले से कितना आएगा, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका म्यू डैश है, तो ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस, अब ये उल्टा लगा हुआ है तो हम इसको बेसिकली नेगेटिव हो जाता है, यानी कि उल्टा प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, दैट इज म्यू डैश माइनस 1 इंटू में ए डैश। अब ये कह रहा है कि विदाउट डेविएशन, यानी कि डेविएशन शुड बी जीरो, तो डेविएशन जीरो करेंगे तो इसका मतलब आ जाएगा म्यू माइनस 1 ए इज इक्वल टू म्यू डैश माइनस 1 इंटू में ए डैश विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा, कि अगर इसने ये डेविएशन अगर प्रोड्यूस करता, लेट से लेट लेट ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कैसा प्रोड्यूस करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा करेगा। मैं एक बात सोचो कि डेविएशन है क्या, कि कितना लाइट रे रोटेट कर रही है। अगर पहली लाइट रे क्लॉकवाइज रोटेट करी तो दूसरी वाली भी अगर क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो डेविएशन तो आएगा ही ना। तो हम चाह रहे हैं कि भाई डेविएशन ना आए, तो यानी कि अगर पहले से क्लॉकवाइज घूमी है तो दूसरे से कैसे घूम जाए, एंटी क्लॉकवाइज, और जितना उससे क्लॉकवाइज घूमी थी उससे दूसरे वाले से क्या घूम जाए, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। सो म्यू कितना बेटा पहले वाले केस में, दैट इज 1.54 माइनस 1 एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 4,
दूसरे केस में है 1.72 माइनस 1 इंटू में ए डैश। तो भाई बहुत सिंपल है यहाँ से कैलकुलेशन, 0.54 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.72 इंटू में ए डैश। अगर मैं कैंसिल कर दूं उसको तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 डिग्री। तो 3 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। A ray of light is incident on an equilateral glass prism placed on a horizontal table. For minimum deviation, which of the following is true? तो बेटा एक सवाल किसका हो गया? प्रिज्म का सवाल हो गया। और कंडीशन कौन सी हो गई? मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आ गई। ठीक है, चलिए भाई मिनिमम डेविएशन के लिए, फॉर मिनिमम डेविएशन कुछ कुछ बातें हो जाती है, जैसे कि फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, पहली चीज। दूसरी चीज R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है बेटा? a/2 के हो जाता है। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो वो हो जाता है साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। और क्या हो जाता है बेटा? जो अंदर वाली रे होती है इसके, दैट इज रे refracted refracted inside the prism, inside the prism, it is parallel to inside the prism जो रे है, this is parallel to the base of prism। प्रिज्म के बेस के क्या होती है? पैरेलल होती है। दैट मींस अगर ये बेस, ये मान लो बी और ये सी है और ये ए है, तो दिस क्यू आर विल बी पैरेलल टू बीसी। दिस क्यू आर विल बी पैरेलल टू बीसी। दैट मींस दिस क्यू आर मस्ट बी हॉरिजॉन्टल। क्यू आर क्या होगा? क्यू आर मस्ट बी हॉरिजॉन्टल। क्लियर है भाई? तो ये दीज आर द कंडीशन जो आपके प्रिज्म के अंदर आ जाती है फॉर मिनिमम डेविएशन। आई शुड बी इक्वल टू ई, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू a/2, म्यू शुड बी इक्वल टू दिस, एंड यहीं से आप बोल सकते हैं कि डेल्टा मिनिमम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2i माइनस a। मिनिमम डेविएशन इज 2i माइनस a। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। In a laboratory, four convex lens L1, L2, L3, L4 of focal length 2, 4, 6, 8 respectively are available. Two of these lenses form a telescope। भाई टेलीस्कोप का सवाल आ गया, टेलीस्कोप का सवाल आ गया। ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड द मैग्नीफाइंग पावर 4। भाई टेलीस्कोप की लेंथ आपको दे दी है 10 सेंटीमीटर और मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है कितनी? 4। तो ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस बताना है कितना होगा। तो बहुत सिंपल है भाई, मैग्निफिकेशन हो जाती है कितनी? एफ नॉट बाई एफ ई। ठीक है, और ये अपने को दिया हुआ है कितना है? 4 है। तो यहाँ से हम बोल पाएंगे कि एफ नॉट जो है वो बेटा 4 टाइम्स होना चाहिए किसके? एफ ई के। एफ नॉट जो है वो 4 टाइम्स होना चाहिए किसके? एफ ई के। तो सिंपल है एकदम, तो सिंपल है। सम कितना दिया हुआ है बेटा? 10 दिया हुआ है, दैट इज एफ नॉट प्लस एफ ई कितना दिया हुआ है? 10। तो यहाँ से हम लिखेंगे 4 एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से एफ ई की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। एंड अगर एफ ई आ गया तो इसको यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? तो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्वियसली वैसे बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव कितना आ रहा है बेटा अपना? 8 आ रहा है, एंड आईपीस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। क्लियर है? कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगी, एक लेंस ऐसा होगा और एक लेंस ऐसा होगा, इस तरीके से। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा और ये हमारा आईपीस होगा। सो द करेक्ट आंसर इज L4, L1। क्लियर है भाई? पक्का ध्यान रखना, L1 L4 मत कर देना, गलती हो जाएगी। L1 मतलब ऑब्जेक्टिव आपका L1 है, डायरेक्टली पूछा उसने, ठीक है, अलग से नहीं पूछा। तो L1 अगर ऑब्जेक्टिव कर दोगे तो ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है किसमें? टेलीस्कोप में। और माइक्रोस्कोप में उल्टा होता है, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, आईपीस बड़ा होता है। ठीक है भाई? चलिए अगला सवाल। One side of a glass slab is silvered as shown. A ray of light is incident on the other side at the angle of incidence I equal to 45 degree. The refractive index of the glass is as given as 1.5. The deviation of the light ray from its initial path when it's come out of the slab. भाई यहाँ पर रिफ्रैक्शन, यहाँ पे मिरर लगा दिया, तो it's a combination of refraction and reflection, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। क्योंकि मिरर लगा दिया, सिल्वरिंग कर दी। तो देखो बेटा ध्यान से हो क्या रहा होगा,
यहाँ पर अगर हम आज देखोगे तो यहाँ से अपने पास एयर में से ग्लास स्लैब के अंदर आ रही है, तो क्या होगा, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी लाइक दिस, तो ऐसे बेंड हो गई। ठीक है सर। अब यहाँ पर अपने क्या कर दिया, ग्लास सिल्वरिंग कर रखी है, तो सिल्वरिंग की वजह से क्या होगा, सिल्वरिंग की वजह से क्या होगा बेटा, सिल्वरिंग की वजह से ये मिरर का काम करेगा, और मिरर की वजह से ये क्या करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, एंड रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ से ये ऐसे भागेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ऐसे भागेगा। एंड अगेन अगर यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, यहाँ पे अगेन ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करो इस तरीके से, तो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से फिर से बाहर निकलेगा। अब डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। क्लियर? अब मेरी एक बात ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा, एकदम आसानी से करा दूंगा सवाल। देखो ध्यान से, अगर ये 45 था तो ये कितना होगा, कुछ आर होना चाहिए। ठीक है, ये कितना होना चाहिए, आर होना चाहिए। एंड ये अगर आर है तो बेटा ये भी आर होगा, एंड यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है तो ये भी कितना होगा, आर होगा। एंड अगर ये आर है तो वापस से ये क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा। क्लियर एकदम? रिपीट कर रहे हैं, ये अगर 45 था तो रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन की वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना आर। ये दोनों वर्टिकल पैरेलल जेड बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, आर। एंड यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी कितना होगा, आर। एंड ये अगर आर है तो वापस से क्या बन जाएगा, आर। क्लियर है? अब सारी बातें को हटा के भाई इतने पर ध्यान दो, इतने पे ध्यान दो, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। भाई ये 45 तो ये आर, तो अगर ये आर तो ये वापस से क्या बन जाएगा बेटा, 45। क्लियर है भाई? कितना बन जाएगा, 45। ठीक, बस अब सवाल हमारा बहुत आसान हो गया कि भाई लाइट रे जो है वो कितना डेविएट करी, कितना डेविएट करी। भाई ये हमें पता है कि हम वेक्टर्स को पहले शिफ्ट कर सकते हैं, तो लेट्स से कि लाइट अगर ऐसे थी, वर्टिकल से कितना एंगल था, 45, और 45 ही अब क्या कर रही है, यहाँ से रोटेट कर गई। 45 भी क्या कर गई, रोटेट कर गई। तो कितना डेविएशन आया, तो डेविएशन आएगा बेटा कितने का, 90 का। कितने का डेविएशन आएगा, 90 का। कितने का डेविएशन, 90। ये 45 तो ये भी 45, तो यहाँ से कितना घूमा बेटा, ये 90 घूमा। क्लियर है? कोई कैलकुलेशन नहीं करी, प्योर लॉजिक, प्योर दिमाग लगा के सिर्फ आपने काम कर लिया। तो कई बार सवाल देखने में मुश्किल है लेकिन करने में बहुत आसान है। तो इसके लिए ये स्किल तभी आता है जब आप पेपर के अंदर बेटा एकदम कूल काम कंपोज, एकदम ट्रिपल सी याद रखिएगा बेटा, सी क्यूब याद रखिएगा, द सी क्यूब, कूल काम कंपोज, कूल काम कंपोज। जितना ज्यादा आप कूल काम कंपोज रहेंगे उतना अच्छे से सवाल को सोच पाएंगे, कर पाएंगे, बिना मेहनत के भी सवाल को कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल मतलब चिल होकर एकदम पेपर दीजिएगा। अगला सवाल बेटा, a double convex lens made of material of refractive index mu1 is placed inside two liquid of refractive index mu2 and mu3 as shown। कुछ ऑर्डर भी दिया हुआ है। A wide parallel beam of light incident on the lens from the left, the lens will give rise to। ओके, तो बेटा किसका सवाल है ये, अगेन मैं तो कहूंगा कि ये लेंस मेकर पे चला गया सवाल। इस सवाल किस पे चला गया, लेंस मेकर फॉर्मूले पे, क्योंकि वहीं से हम लोग पता कर पाते हैं कि भाई वो डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, क्या है, फलाना है ना। अब ध्यान से देखिएगा ना, म्यू2 जो है म्यू1 से बड़ा है, तो यानी कि बाहर डेंसर है, अंदर रेयरर है, अपर हाफ में। म्यू1 बड़ा है म्यू3 से सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अब ये रेयरर हो जाएगा, ये डेंसर हो जाएगा। तो डेंसर से रेयर अगर लाइट जाती है तो बेटा नेचर मैंने क्या बताया था अभी, उल्टा हो जाता है। नेचर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि जिस मीडियम का ग्लास बना हुआ है उससे ज्यादा अगर मीडियम का हो जाए तो नेचर क्या हो जाता है बेटा, अपोजिट हो जाता है। नेचर क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इसका मतलब ऊपर वाले में तो क्या कर रहा होगा, डाइवर्ज कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, डाइवर्ज कर रहा होगा। अपर हाफ जो इसको कैसे बिहेव कर रहा होगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह है, कॉन्वेक्स लेंस बट लेकिन डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम में रखा है, बाहर सराउंडिंग जो है डेंसर है, अंदर रेयरर है, तो डेंसर टू रेयरर अवे जाती है, डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। जबकि यहाँ पर अपना नेचर जो बेसिक नेचर उसको क्या करेगा, रिटेन करेगा।
क्योंकि रेड से डेंस से जा रही है तो क्या करेगा यहाँ पर बेटा, कन्वर्ज करेगा। तो इसका मतलब दो बीम मिलेंगी मेरे को। क्या मिलेंगी? दो बीम मिलेंगी। एक बीम ऐसी मिलेगी, एक बीम ऐसी मिलेगी जो यहां से आएगी और ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, जबकि एक बीम ऐसे आएगी जो इस पॉइंट पे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो मेरे को दो तरह की बीम मिलेंगी, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। एक क्या मिलेगी, कन्वर्जेंट, और एक क्या मिलेगी, डाइवर्जेंट। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ शोज द रिलेशन ऑफ v with change in u for a mirror. The points plotted above the point P on the curve are for values of v. भाई बहुत ही सुंदर सवाल है, देखना ध्यान से देखना। ये v और u का एक ग्राफ बना दिया इसने, ऐसे का हाइपरबोलिक ग्राफ बन रहा है, और एक स्ट्रेट लाइन पास कर दी 45 डिग्री एंगल पर। भाई 45 डिग्री एंगल को ओरिजिन से पास करते हुए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू x, यानी कि x और y दोनों क्या होंगे, यहाँ पर सेम होंगे। तो इस लाइन को अगर आप देखोगे तो वो इस v और u ग्राफ से यहाँ पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर कट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई, कि भाई यहाँ पर v और u सेम है। और मिरर के अंदर कब ऐसा होता है कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों ही सेम हो जाए? ऐसा कब होता है? v इक्वल टू यू, ये कब होता है? मतलब ये होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, 2f पर रखा हो। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, 2f पर। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2f पर है तो इमेज भी उसकी कहां बनती है, 2f पर बनती है। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस पॉइंट होगा ये कितना होगा बेटा, 2f, और ये कितना होगा, 2f। क्लियर? नाउ द पॉइंट्स प्लॉटेड अबव द पॉइंट P ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर, कर्व पर ही पॉइंट प्लॉट करना है लेकिन P से ऊपर। तो कर्व पर पॉइंट प्लॉट करना है लेकिन P से ऊपर, तो यानी कि आप कहीं यहां पहुंच गए। तो लेट्स से दिस इज द Q पॉइंट। कर्व के ऊपर P से ऊपर जाना है, तो कर्व के ऊपर P से ऊपर तो ये पॉइंट भी बन रहा होगा। अगर आप इसको देखोगे तो बेटा क्या हो गया यहाँ पर, अब ये जो u है वो लेस देन 2f हो गया। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन लेस देन 2f पर होता है तो उसकी इमेज जो बनती है वो बेटा कहां बनती है, ग्रेटर देन 2f पर। एग्जांपल लेट्स से कि अगर पॉइंट जो है f और 2f के बीच में है तो उसकी इमेज कहां बनेगी बेटा, बियॉन्ड 2f। तो कहां बनती है, बियॉन्ड 2f। क्लियर है एकदम, चकाचक, आ गया मजा। चलिए, तो ये सवाल किसका था बेटा, ये था ग्राफ ऑफ v वर्सेस u, ग्राफ ऑफ v वर्सेस u। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू सिमिलर प्लेनो कॉन्वेक्स lenses are combined together in three different ways as shown in the figure. The ratio of the focal length in the three cases will be, भाई दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों को आपने अलग अलग तरीकों से लगा दिया। क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? इसको ऐसे रखूं तो इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसको अगर मैं ऐसे रखूं तो भी तो फोकल लेंथ f1 ही होगी, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एंड जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन की लेंथ हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, हमेशा यही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। तो इसका मतलब तीनों केस में जो फोकल लेंथ होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, दैट इज 1:1:1। क्लियर है भाई? तो चाहे मैं इसको ऐसे रखूं चाहे इसको ऐसे रखूं, दोनों की ऐसा फोकल लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, इट विल नॉट चेंज। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, ये सवाल किसका था बेटा, दिस इज अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। आप टॉपिक देखते जाओ, टॉपिक क्या आ रहा है, आप क्वेश्चन तो देख ही रहे हो ठीक है, लेकिन आप टॉपिक पे देखो टॉपिक क्या आ रहा है। कितनी बार एक ही टॉपिक रिपीट हो रहा है, एक ही टॉपिक रिपीट हो रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, लेंस में का फॉर्मूला 2 बार आ गया, 3 बार आ गया। तो ये सवाल आप सिर्फ ये भी देखो कि टॉपिक क्या आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, a point object was placed in front of a glass rod having spherical end of the radius of curvature 30 centimeter. The image would be formed that. So this is a question for, कहां से बेटा, ये spherical refraction, spherical refraction, spherical refraction। देखो सवाल कितना आसान है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर एक कर्वेचर दिया हुआ है जिसका आरओसी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। तो इमेज क्या बनेगी? तो बहुत सिंपल है भाई, हम यहाँ पे लगाएंगे स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, यानी कि μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। μ2 वो होता है जहां पर रिफ्रैक्ट करके जाएगा, जहां इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो जहां एयर में रखा हुआ है तो यानी कि μ1 तो कितना हो गया, 1। लाइट ऐसे जाएगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद इसके अंदर आएगी, तो यानी कि ये अपना क्या हो जाएगा, μ2।
तो म्यू टू किसका है बेटा, ग्लास का है, तो यहाँ पर डेटा मिसिंग है ग्लास के लिए, तो लेट्स से कि म्यू ग्लास जो है वो 1.5 है। ध्यान रखना बेटा, अगर पेपर में ऐसा ही कोई सवाल फंस जाए जैसे इसमें फंसा हुआ है 2016 में, जहां पर ग्लास लिख दिया, पानी लिख दिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है और पानी के लिए जो है वो कितना है बेटा 4/3। ये बाय डिफॉल्ट है। अगर आपको जरूरत पड़ रही है सवाल के अंदर और पेपर में नहीं दिया है तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो म्यू टू कितना हो जाएगा, म्यू टू हो जाएगा बेटा 1.5 अपॉन में वी माइनस म्यू वन हो जाएगा 1 एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा -15 इज इक्वल टू म्यू टू इज 1.5 म्यू वन इज 1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहीं ऐसा बनेगा इधर की तरफ सेंटर है और इधर की तरफ सेंटर है, लाइट भी इधर जा रही है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा ये 30 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा 1.5 बाई वी इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 होता है कितना 0.5 बाई 30 कितना हो जाएगा 1/60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आके वापस से माइनस हो जाएगा तो -15। सॉल्व करोगे बेटा एलसीएम आएगा कितना 60, तो 1 माइनस 4, तो यहाँ से आएगा 3/2 वी, 1.5 को 3/2 लिख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 वी इज इक्वल टू -3/60, इसको इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से 60 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 30, तो वी की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। एंड -30 क्या बता रहा है, जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड क्या बन रही है बेटा, इमेज बन रही है। जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड क्या बन रही है, इमेज बन रही है, यानी कि लेफ्ट में बन रही है। क्लियर है भाई, एकदम समझ गया कॉन्सेप्ट। तो बेटा यहाँ पर स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A 2 centimeter tall object is placed 15 centimeter in front of a concave mirror जिसका फोकल लेंथ कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर। The size and the nature of the image, तो बेटा किस पे सवाल आ गया ये, अब ये सवाल आ गया मिरर फॉर्मूला पर, मिरर फॉर्मूले के सवाल बन गया। अब ये सिंपल सवाल है, साइज और नेचर पूछ रहा है इमेज का। ठीक है, फोकल लेंथ दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है, तो भाई मैग्निफिकेशन, अगर साइज की बात करनी है तो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन चाहिए, और मैग्निफिकेशन हो जाती है बेटा एफ अपॉन में यू माइनस एफ। जब सॉल्व करोगे तो याद आता है एफ अपॉन में यू माइनस एफ, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एफ और यू की वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट आंसर आता है मैग्निफिकेशन का। यूज दिस विद साइन कन्वेंशन, यूज दिस विद साइन कन्वेंशन, बिना साइन कन्वेंशन के इस्तेमाल नहीं करना इसको, है ना। और जिसका साइन नहीं पता, जो फाइंड करना है उसका साइन कभी नहीं डालते। तो फोकल लेंथ कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो माइनस का 10। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 15, रियल ऑब्जेक्ट तो -15, माइनस फोकल लेंथ कितनी -10, तो यहाँ आएगा -10 अपॉन में -15 प्लस 10, तो ये आ जाएगा बेटा -5, और -5 और 10 कैंसिल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाना चाहिए, ये -5 और ये 10, ये कितना आ जाना चाहिए अपने पास 2 से 2 आ जाना चाहिए। क्लियर है भाई, कितना आ जाना चाहिए 2 आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, 2 आ जाना चाहिए। नाउ अगर आप इसको देखेंगे बेटा कुछ मिस्टेक लग रही है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। अच्छा बेटा फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई एक्चुअल में, वेट कर ले, एक सेकंड, क्योंकि +2 तो नहीं आ सकता, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ से ज्यादा है, तो बियॉन्ड 2f बनेगा, और दैट मींस वो अपना आएगा रियल आना चाहिए, है ना। तो ये फॉर्मूला एक बार थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं, शायद फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। तो लेट्स से कि फॉर्मूला क्या कहता है। तो भाई मैग्निफिकेशन होती है -v/u एंड 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू होता है किसके बराबर 1/f। तो यहां से आएगा 1/v, और लेट से 1/u निकाल लेते हैं, 1/v, तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी, 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 1/f माइनस 1/u। तो यहां से आ जाएगा अपने पास uf, f माइनस u, और u माइनस f आएगा, सॉरी, ये आ जाएगा अपने पास कितना बेटा, एलसीएम यहाँ पर आएगा अपने पास 1/v इज इक्वल टू एलसीएम इज uf,
एंड यहाँ पर आ जाएगा एफ एफ कैंसिल करेंगे तो ये आएगा u माइनस एफ, एंड यहाँ से हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन में u माइनस एफ। तो यहाँ से v बाई यू की वैल्यू आएगी कितनी बेटा, f अपॉन में u माइनस एफ, एंड इसको जब कैलकुलेशन करेंगे मैग्निफिकेशन दैट इज माइनस v बाई यू, तो ये आ जाएगा f अपॉन में f माइनस यू। दिस इज करेक्ट, f अपॉन में f माइनस यू, ठीक है, दिस इज करेक्ट। ठीक है भाई। नाउ अगर ये आपका आ गया है तो अब हम निकाल सकते हैं बेटा, तो m इज इक्वल टू f इज माइनस 10 एंड f माइनस की वैल्यू माइनस 10 और माइनस 15 रियल ऑब्जेक्ट था, तो माइनस 10 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 5 यानी कि माइनस 2। एंड अब एकदम सही आया देखो बेटा, दैट इज माइनस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज द रियल, दिस इज द रियल इमेज। नाउ अगर आप इसकी बात करते हैं तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके बराबर है माइनस 2 के, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी बेटा माइनस 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर, तो इंटू में 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना माइनस 4 सेंटीमीटर। तो माइनस 4 का मतलब क्या है बेटा, इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी, कैसे बन रही होगी, इन्वर्टेड। तो इमेज कैसे बन रही है, मैग्नीफाइड क्योंकि m की वैल्यू 2 आ रही है, रियल नेगेटिव आ रहा था क्योंकि m, एंड इन्वर्टेड क्योंकि हाइट एच आई कितना आ रहा है माइनस में आ रहा है, दैट इज इन्वर्टेड। क्लियर है भाई। तो 4 सेंटीमीटर रियल इमेज बन रही है। अगला सवाल, इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, डी पर बन रही है भाई, डी का मतलब क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब आपको नहीं पता होगा ये तो बेटा आप नहीं कर पाओगे सवाल को, है ना। इसका सवाल हो गया भाई, माइक्रोस्कोप का सवाल आ गया, है ना, माइक्रोस्कोप का सवाल आ गया। तो मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, तो मैग्निफिकेशन कब पूछ रहा है, जब आपका डी पर बन रहा है, तो यानी कि m इज इक्वल टू कितना 1 प्लस डी बाई एफ। नॉर्मल आई के लिए डी की वैल्यू होती है बेटा 25, एफ इज 5, तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। क्लियर है भाई, यानी कि ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां से शुरू होते हैं बेटा असर्शन रीजन। A double convex lens mu is equal to 1.5 has focal length 10 centimeter. When the lens is immersed in water, जब लेंस को पानी में इमर्स किया तो म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा 4/3, इट्स फोकल लेंथ बिकम्स 40 सेंटीमीटर। असर्शन पढ़ो, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसका 1.5 म्यू है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हेन द लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर, उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 40। अगर किसी को डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बेटा याद कर लेना, मैं आप समझा भी देता हूँ कैसे। तो लेट से कि अगर मैं फोकल लेंथ की बात करता हूँ तो ये होता है म्यू ग्लास अपॉन में म्यू मीडियम माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। तो जब हम पहले एयर की बात कर रहे हैं बेटा, तो एयर में कितनी आ रही है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आ रही है और म्यू कितना है इसका 1.5। सो अगर एयर की बात करेंगे तो 1/10, म्यू जी कितना आ रहा है बेटा, ग्लास का है 1.5, एयर का हो जाएगा 1, मीडियम सराउंडिंग 1 मान लेते हैं, एंड यहाँ आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से आएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ से आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू मिल गई अपने को कितनी 1/5। अब दूसरा केस देखो, जब इसको आपने एक पानी के अंदर डिप कर दिया तो नई फोकल लेंथ बनेगी लिक्विड के अंदर, कितनी, म्यू कितना है बेटा 1.5 यानी कि 3/2, एंड पानी का है 4/3 माइनस 1, और इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये आ जाएगा कितना बेटा 9/8 हो जाएगा, 9/8 माइनस 1 मतलब 3 ऊपर चला जाएगा और 4 टू मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 1/r1 माइनस 1/r2। तो 9/8 माइनस 1 ये हो जाएगा 1/8, 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू है 1/5, तो ये आ जाएगी फोकल लेंथ लिक्विड में, तो ये कितनी आ जाएगी 8/540, तो बेटा 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर अगर f है
तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर कितनी हो जाएगी 4f। इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट रिजल्ट है, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 10 था एयर में, तो पानी में कितना हो गया 40, एकदम सही है। तो यानी कि असर्शन एकदम सही है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने किसका इस्तेमाल किया? हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसका यूज किया बेटा? लेंस मेकर फॉर्मूले का। तो ये इसका रीजन हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसने रीजन भी यही दिया है ना, रीजन भी यही दिया है, तो यानी ये एकदम सही है, यही इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यही इसको क्या कर रहा है बेटा, एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कलर ऑफ द ग्रीन फ्लावर सीन थ्रू रेड ग्लास अपीयर्स टू बी डार्क। भाई कलर जो है ग्रीन फ्लावर का सीन थ्रू द रेड ग्लास अपीयर्स टू बी डार्क। रेड ग्लास से अगर आप एक हरे फ्लावर को देखोगे, हरे फ्लावर को देखोगे, ग्रीन फ्लावर को, तो वो आपको डार्क दिखाई देगा। लाल कलर का ग्लास, वो लाल इसलिए है क्योंकि वो लाल कलर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा और वही वो ट्रांसमिट कर रहा होगा। ठीक है, वही वो क्या कर रहा होगा, ट्रांसमिट भी कर रहा होगा। ठीक है, बाकी सारे कलर वो क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर ले रहा होगा। तो जब ऑब्जेक्ट से ग्रीन लाइट आ रही होगी, ग्रीन कलर आ रहा होगा, तो उसको ग्लास क्या कर ले रहा होगा, एब्जॉर्ब कर ले रहा होगा। ये जो रेड ग्लास है, रेड ग्लास, वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा किसको, ग्रीन को। ग्रीन को क्या कर ले रहा होगा, एब्जॉर्ब कर ले रहा होगा। अब जब जो लाइट आ रही थी वही एब्जॉर्ब हो गई, तो इसका मतलब जहां से लाइट आ रही थी वो तो डार्क हो गया ना भाई। वो दिखेगा कब, जब वो रिफ्लेक्ट होगा। अब रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा, वहां से एब्जॉर्ब कर लिया उसने। ठीक है, तो रेड ग्लास ने ग्रीन को क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। और रेड ग्लास से ट्रांसमिट किसको करेगा, ट्रांसमिट्स ओनली रेड, ओनली रेड। रेड को ही क्या करेगा, बस वो ट्रांसमिट करेगा। एंड इसीलिए जो फ्लावर है वो अपने को क्या दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। तो फ्लावर है ग्रीन, लेकिन हम रेड ग्लास से देख रहे थे, तो इसलिए अपने को क्या दिखाई देगा, वो डार्क दिखाई देगा। क्लियर है? रेड ग्लास ट्रांसमिट ओनली रेड लाइट, यही मैं कह रहा हूँ। रेड ग्लास ओनली क्या कहता है, ट्रांसमिट करेगा। तो यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, यानी कि बोथ ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज एफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस इज यू। भाई डिस्टेंस कहां से दिया है, फोकस से दिया है। डिस्टेंस कहां से दिया है, फोकस से दिया है। तो उसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी? मैं अभी हमने ड्राइव करा था, मैग्निफिकेशन कितनी थी, एफ अपॉन में एफ माइनस यू। और व्हाट इज एफ माइनस यू, व्हाट इज एफ माइनस यू? दिस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस। ये फोकस से ही क्या है, डिस्टेंस है। ध्यान से देखो, ये लेंस, ये मिरर मान लो कोई सा, मान लो ये मिरर है, ये फोकस है, ये ऑब्जेक्ट है ना। तो ये क्या हो गया u, और ये क्या हो गया f। और f और u का जो डिफरेंस है, क्या वही हमारा इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा? तो f माइनस यू किसके बराबर हो जाएगा, x के। यानी कि यही हमारा f अपॉन x हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज f एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस इज u। तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, f by u। एकदम सही है, करेक्ट बात है एकदम। ठीक है, नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज अपॉन में इमेज का साइज। अगर आपने इसकी डेरिवेशन करी होगी बेटा, तो डेरिवेशन के अंदर आपको अच्छे से पता होगा कि ऐसा कुछ कुछ बन जाता है। लेट्स से कि अगर ऐसे यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, लेट्स से 2f और f के बीच में रखा है, तो ऐसे लाइट जाएगी एंड यहाँ से ऐसे फोकस से पास करेगी, एंड जो फोकस से आई थी वो कहीं ऐसे जाएगी इस तरीके से, तो ये इमेज बनेगी। एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके फिर ये u डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड वो निकल कर आता है माइनस v बाई यू के बराबर। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन तो यही है कि भाई कितनी हाइट थी और कितनी दिख रही है। एंड उसको फर्दर जब सॉल्व करते हैं तो वो निकल कर आ जाता है माइनस वी बाई यू, जिसको और सॉल्व करते हैं तो वो निकल कर आता है एफ अपॉन में एफ माइनस यू। तो बेसिक रूट क्या है मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
दिस इज द बेसिक रूट। ये है तो माइनस वी बाई यू है, माइनस वी बाई यू है तो एच आई बाई एच नॉट नहीं है। ध्यान से सुनना। मैग्नीफाइड का मतलब क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट कितना था, इमेज कितनी बन गई, यही तो मैग्निफिकेशन है। आप उसको हम रिलेट कर पा रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से, लेकिन रूट कॉज क्या है, रूट क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन इज द साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और यही रीजन है जिसकी वजह से मैग्निफिकेशन जो है एफ बाई यू बन रही है, यही रीजन है जिसकी वजह से मैग्निफिकेशन एफ बाई यू बन रही है। तो यानी कि बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर है भाई? चलिए अगला सवाल। The dispersion of light occurs because velocity of light in a material depends upon its color. भाई डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्जन मतलब फैलना, डिस्पर्स हो क्या क्यों है, तो उसके लिए कारण क्या है, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के लिए क्या जरूरी होता है बेटा, म्यू। और म्यू डिपेंड करता है इनवर्सली किस पे, लैम्डा पर। और लैम्डा बताता है किसकी प्रॉपर्टी है, कलर की। तो बेसिकली देखा जाए तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट अकर्स बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन इट्स कलर। भाई कलर से वेवलेंथ चेंज हुई, वेवलेंथ से म्यू चेंज हुआ, और म्यू से क्या चेंज हुआ, स्पीड। म्यू से क्या चेंज हुई, स्पीड। तो इसका मतलब डिस्पर्जन का बेसिक रूट क्या है कि भाई वेलोसिटी बदल जा रही है। क्या बदल जा रही है, वेलोसिटी बदल जा रही है। तो एकदम सही बात है, असर्शन इज करेक्ट। Reason: the dispersive power depends only upon the material of the prism, not upon the refracting angle of the prism. वो सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म के एंगल पर डिपेंड, प्रिज्म के मटेरियल पर डिपेंड करती है, इस पर डिपेंड नहीं करती। डिस्पर्सिव पावर होती है बेटा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू येलो माइनस वन, म्यू वायलेट, म्यू रेड, म्यू येलो माइनस वन। क्लियर है? तो सिर्फ और सिर्फ म्यू पर डिपेंड करती है, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म से कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि रीजन भी एकदम सही है, बट दोनों एक दूसरे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है भाई? चलिए अगला सवाल। A ray of light is incident from outside on a glass sphere surrounded by air. एक ग्लास का स्फेयर है और रे ऑफ लाइट जो है बाहर से गिर रही है, इस तरीके से मान लेते हैं ऐसे गिरी होगी। ठीक है, नाउ ये कह रहे हैं कि द ग्लास पे सराउंडेड बाय एयर, दिस रे मे सफर टीआईआर एट सेकंड सरफेस। ये जब रे यहाँ पे जाएगी तो ये टीआईआर सफर कर सकती है, मे सफर, बिल्कुल सही बात है, कर सकती है। क्योंकि अगर बाहर एयर है, बाहर भी एयर है, और ये अपना ग्लास स्फेयर है, तो भाई यहाँ तो रेयर है, यहाँ डेंसर है, लेकिन यहाँ वापस से क्या हो गया, रेयर। और टीआईआर के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ टीआईआर, पहली कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंड सेकंड लाइट जो है वो कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर टू रेयर। तो हमें यहाँ पे एंगल के बारे में तो कोई बात करी नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा है या कम है। तो अगर ऐसा हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो गया और डेंसर टू रेयर तो जा ही रही है, तो उस केस में मतलब ये क्या कर सकता है, टीआईआर कर सकता है। पॉसिबिलिटी है, मे लिखा है, मे पॉसिबिलिटी है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, सही बात है। If a ray of light goes from denser to rarer medium, it bends away from the normal. अगर लाइट रे denser to rarer जाती है तो ये away from the normal होगी, बिल्कुल सही बात है। बट लेकिन ये TIR को एक्सप्लेन नहीं करता है। TIR को एक्सप्लेन, TIR की कंडीशन क्या होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन टी क्रिटिकल एंगल। ये कंडीशन अगर लिखी होती तो रीजन सही है, तो रीजन उसको एक्सप्लेन भी कर रहा होता। रीजन सही है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों? सो आई होप आपको सेशन एकदम पसंद आया होगा, एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। सो बेटा थैंक यू सो मच, एंड बहुत अच्छे से लगन के साथ मेहनत करते रहे, बहुत अच्छे से मेहनत करें। ठीक है भाई, लास्ट दिन के बच्चे हैं, जो जो आपके वीक टॉपिक है उनको एकदम आसानी से मस्ती में एकदम करते चले जाओ। एंड अब कुछ भी नया करने की कोशिश ना करना, नए के नाम पे सिर्फ टेस्ट देंगे, और टेस्ट से डिमोटिवेट नहीं होना है, टेस्ट से हर बार मोटिवेट होना है। आप ये मत देखो कि ग्लास खाली कितना है, आप ये देखो कि ग्लास भरा कितना है, आप कितने, आपको आ रहा है, इस पर ध्यान दो इस टाइम पर। ठीक है बच्चों? सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, sayonara।